कर्तव्य पथ पर चलने का मजा कुछ और है। कर्तव्य पथ पर चलने का मजा कुछ और है। संघर्ष में जीवन जीने का मजा ही कुछ और है। यूं तो शांत जल में सभी तैर लेते हैं, तूफानी जल में तैरने का मजा ही कुछ और है। दोस्तों, अनोद एकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अनोद एकेडमी नई किरण नया सवेरा में 4 महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। एक हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज, एक हिंदी व्याकरण की सीरीज, एक करंट अफेयर की सीरीज और एक भारतीय राज व्यवस्था की सीरीज। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मैं वादा करता हूं कि इस पर एक भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं छूटेगा। भारतीय राज व्यवस्था की सीरीज में भाग 14 तक के वीडियो आ चुके हैं और भाग 15 में आज हम लोग चर्चा किस पे करेंगे। नो बकवास, शुरू करते हैं क्लास। आज भाग 15 में शुरू करते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकारों का हम लोग अध्ययन करेंगे। मूल अधिकार से तात्पर्य ऐसे अधिकार जो व्यक्ति या राज्य दोनों की निरंकुशता पर अंकुश लगा करके व्यक्ति और राज्य के पूर्ण विकास को अवसर प्रदान करना, अर्थात चाहे व्यक्ति हो या राज्य हो, उसके सर्वांगीण विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक हैं, जो उन्हें ही हम लोग जो है मूल अधिकार के संदर्भ में मूल अधिकार के रूप में जानते हैं। इस मूल अधिकार के अंतर्गत आज हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे। एक तो पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे। मूल अधिकारों की यह धारणा कहाँ से जन्म हुई और ये कैसे कैसे संविधान में आई और इसका विकास कैसे हुआ, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि में। मूल अधिकार के अंतर्गत भाग 3 में ही आर्टिकल 13 में, अनुच्छेद 13 में राज्य को परिभाषित किया गया है। तो राज्य को परिभाषित करने में राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं और कौन कौन सी संस्थाएं राज्य के अंतर्गत नहीं आती, ये प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए हम राज्य की परिभाषा पर चर्चा करेंगे और फिर इसके बाद देखेंगे मूल अधिकारों से असंगत विधियां, मूल अधिकारों पर असंगत विधियां क्या हैं, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग जो मूल अधिकार हमारे 7 थे, बाद में 6 हुए, 6 मूल अधिकार है, सबका एक एक करके क्रमशः हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। और जो भारतीय संविधान में भाग 3 में जो वर्णित मूल अधिकार हैं, उनको हम लोग अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि क्या रही। दोस्तों, मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि, मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि से तात्पर्य है कि मूल अधिकार कहाँ से इनकी मांग शुरू हुई और कहाँ से इनका विकास हुआ। तो मूल अधिकारों को हम लोग पृष्ठभूमि समझते हैं। मूल अधिकारों का पृष्ठभूमि से तात्पर्य यह है कि मूल अधिकार की अवधारणा, पहले राजतंत्र था, राजतंत्र में मूल अधिकार ना के बराबर थे। मूल अधिकार यहाँ तक कि थे ही नहीं, जो सब कुछ राजा के ऊपर निर्भर था। वो सर्वाधिक निरंकुश हुआ करता था और हर चीजों का स्वामी हुआ करता था। जो वो बोल दे वही विधि है, वही कानून है, कि जनता के लिए किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं थे। लेकिन मूल अधिकार, जैसे संसदीय व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से होती है, ब्रिटेन से होती है, इसलिए मूल अधिकारों की अवधारणा का भी जन्म ब्रिटेन से हुआ है। तो मूल अधिकार में सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो 1215 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉन, ब्रिटेन के एक राजा जॉन हुए, उन्होंने एक अधिकार पत्र जारी किया अपने नागरिकों के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश के नागरिकों के लिए ये अधिकार है। तो वहां से पहला उल्लेख मिलता है कि सम्राट जॉन ने जो है अधिकार पत्र घोषित किया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता गया। और इसके बाद ब्रिटेन में 1689 में बिल ऑफ राइट्स पारित हुए। तो बिल ऑफ राइट्स में मूल अधिकारों का अच्छे से उल्लेख किया गया। 1789 में फ्रांस में एक क्रांति होती है, फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम वहाँ के नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए, वहाँ के नागरिकों के विकास के लिए अधिकारों का उल्लेख किया गया। बिंदु दीजिए, ये मूल अधिकार हैं और वो नागरिकों को प्राप्त हुए। और 1789 ईस्वी में ही मूल अधिकारों के उल्लंघन, अब ये कहा गया यदि मूल अधिकारों का कोई उल्लंघन करेगा तो क्या होगा उसके साथ। तो मूल अधिकारों का उल्लंघन करने पर वहाँ के राजा सम्राट लुई 16वां को फांसी प्रदान की गई थी मूल अधिकारों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप। अमेरिका, यद्यपि मूल अधिकारों की अवधारणा अमेरिका के संविधान से जुड़ी हुई है, लेकिन अमेरिका का जो मूल संविधान है उसमें मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं है। बाद में उसे संवैधानिक संशोधन के माध्यम से
मूल अधिकार उसमें अमेरिका के संविधान में जोड़ा गया। तो दोस्तों ये विश्व स्तर पर मूल अधिकारों की क्या अवधारणा रही, ब्रिटेन से जिसका जन्म होता है, फ्रांसीसी क्रांति में विभिन्न जो क्रांतियां हुई उनमें मूल अधिकारों की विशेष रूप से मांग हुई और इसी के परिणाम स्वरूप ही क्रांतियां हुई। जितने भी क्रांतियां हुई उनमें मूल अधिकार एक महत्वपूर्ण बिंदु था। मूल अधिकारों के लिए ही राजा से लोग संघर्ष करते थे, मांग करते थे कि हमारे विकास के लिए जनता के लिए कुछ अधिकार होने चाहिए, कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, उसकी मांग निरंतर चलती रहती थी। ब्रिटेन के दौरान भी मूल अधिकारों की मांग, भारतीय शासन के दौरान भी मूल अधिकारों की मांग चली। मूल अधिकार के 1892 में मूल अधिकारों की मांग की गई। सर्वप्रथम 1892 में मूल अधिकार से सर्वप्रथम मांग की गई भारतीय संदर्भ में। अंग्रेज लोग यहाँ शासन कर रहे थे और शासन के दौरान 1892 के अधिनियम में मूल अधिकार मांगे गए। 1917 से 19 की स्थिति में कांग्रेस द्वारा मूल अधिकारों को मांगा गया कि मूल अधिकार कौन कौन से हैं। 1925 में एनी बेसेंट ने मूल अधिकारों के लिए मांग की। 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई। नेहरू रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों की मांग की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण कराची अधिवेशन इस मूल अधिकारों के लिए एक मील का पत्थर समझिएगा कि कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों को जबरदस्त रूप से अंग्रेज सरकार के सामने रखा गया कि ये हमारे देश के नागरिकों को ये मूल अधिकार चाहिए। 1931 में आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन जाते हैं। ब्रिटेन में गांधी जी प्रमुख रूप से इस बात को रखते हैं, मूल अधिकारों की मांग करते हैं। 1935 का अधिनियम जब आता है उसमें मूल अधिकारों का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई भी उल्लेख नहीं है, क्योंकि अंग्रेज लोग भारत को कोई भी अधिकार देना ही नहीं चाहते थे। 1945 में फिर एक बार तेज बहादुर सप्रू ने मूल अधिकारों की मांग की बात की और जब कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा में मूल अधिकारों की एक समिति बनाई गई और उस समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। तो दोस्तों इस प्रकार मूल अधिकारियों को पृष्ठभूमि एक बहुत लंबा सफर रहा। 1215 से लेकर के 1946 तक मूल अधिकार धीरे धीरे विकसित हुए और मूल अधिकार ये वैश्विक स्तर पर और भारतीय संदर्भ में ये रहा। संविधान सभा बनी, संविधान मूल अधिकारों की समिति बनी और मूल अधिकारों के समिति में संविधान बना। मूल अधिकारों का जो ढांचा तैयार किया मूल अधिकार भाग 3 में रखे गए और वो भाग 3 का हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। और भाग 3 में ही मूल अधिकारों पे राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य के अंदर क्या चीज़ आती है, क्या नहीं चीज़ आती है, उनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। राज्य भाग 3 जब आप पढ़ेंगे बार बार राज्य शब्द आएगा। तो राज्य का मतलब क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। राज्य का तात्पर्य आर्टिकल 12 में परिभाषित किया गया। 12(1) में राज्य को बताया गया राज्य है क्या। देखिए राज्य जैसे हम लोग भारत राज्यों का संघ है, तो जो स्टेट हैं, जो हमारे राज्य हैं, वो उसका आर्टिकल 152 है। भाग 6 में जो राज्य है वो 152 में उसका उल्लेख किया गया। लेकिन राज्य से यहाँ तात्पर्य है, बार बार राज्य शब्द आएगा। राज्य का मतलब क्या है, तो राज्य का मतलब जो है आर्टिकल 12(1) में बताया गया है कि भारत की सरकार एवं संसद। भाग 3 के संदर्भ में, भाग 3 और 4 के संदर्भ में जहां भी राज्य का उल्लेख मिलता है तो भारत की सरकार एवं संसद, राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल और सभी स्थानीय प्राधिकारी, जितने भी प्राधिकारी, संविधान प्रदत्त प्राधिकारी, कानून प्रदत्त प्राधिकारी हैं, सरकार किसी भी प्रकार के प्राधिकारी हैं, वो सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। एक प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है कि कौन सा राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है, कौन सा राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। तो यद्यपि राज्य में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो मेनली जो आपकी परीक्षा उपयोगी हैं, देखते हैं राज्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। भारतीय LIC आपकी आती है, जीवन बीमा निगम, ONGC आता है। ONGC के बारे में आप जानते हैं। विश्वविद्यालय आते हैं। विश्वविद्यालय राज्य
के अंतर्गत आते हैं, कोई भी विधिक व्यक्ति हो वो राज्य के अंतर्गत आते हैं। भारत पेट्रोलियम निगम, तो भारत पेट्रोलियम निगम राज्य के अंतर्गत आता है। और भारतीय सांख्यिकी संगठन आईएसओ राज्य के अंतर्गत आता है। आईएफसी भारतीय खाद्य निगम, तो ये भी राज्य के अंतर्गत आता है। डीडीए आते हैं, जितने भी विकास बोर्ड होते हैं, डीडीए जीडीए, ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अब आपको करेगा क्या, ऑप्शन में 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन गायब कर देगा, कौन सा राज्य के अंतर्गत नहीं आते, तो इसे हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ये जिसे विशेष ध्यान रखेंगे हमारे एनसीईआरटी बहुत एनसीईआरटी पढ़ी जाती है, लेकिन एनसीईआरटी जो है राज्य के अंतर्गत नहीं आती है। भाग 3 में उल्लेख किया गया आर्टिकल 12 के अंतर्गत। और एससीईआरटी एनसीईआरटी जितने भी ये हैं, ये सब इन पे ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। आईसीआई बैंक भी राज्य नहीं है, वक्फ बोर्ड राज्य नहीं है, सीएसआई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो भारतीय कृषि अनुसंधान विकास परिषद ये भी आपकी राज्य के परिभाषा के अंतर्गत नहीं है। बीसीसीआई भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत है और न्यायालय भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, जो राज्य का मतलब यहाँ ये है कि ये जो कुछ चीज़ें हैं राज्य के अंतर्गत नहीं आती हैं, ये राज्य के अंतर्गत है। मेनली राज्य का तात्पर्य होता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी। इससे हमें इस संदर्भ में हमें समझे जाने की आवश्यकता है। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि जो हमारी मूल अधिकार से संगत विधियां हैं, असंगत विधियां हैं, इसी संदर्भ में जो अवधारणाएं उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अब मूल अधिकार भाग 3 में वर्णित किए गए हैं। यदि मूल अधिकारों से विधियां असंगत हुई तो उसके संदर्भ में क्या प्रावधान है, तो हम इस संदर्भ में पहले न्यायिक पुनरावलोकन को समझेंगे। इसके बाद आच्छादन का सिद्धांत है और पृथक्करणीयता का सिद्धांत है। ये तीनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये सब मूल अधिकारों के असंगत विधियों के संदर्भ में है। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य ये होता है कि यदि कोई कानून या विधि बनी हुई है या बनाई जा रही है, तो यदि मूल अधिकारों का वो उल्लंघन कर रही है, तो जिस सीमा तक वो उल्लंघन कर रही है उस सीमा तक वो शून्य मानी जाएगी, शून्य घोषित किया जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया भारतीय संविधान में, तो अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो न्यायिक पुनरावलोकन का काम है मूल अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में, तो उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत करता है। यदि किसी का मूल अधिकार उल्लंघन हो रहे हैं तो आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जा सकता है। और मूल अधिकारों के संदर्भ में यदि कोई कानून उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसको न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। उच्चतम न्यायालय 226 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन करता है। यदि कोई कानून या कोई विधि यदि किसी सीमा तक का उल्लंघन करता है तो उसे हम लोग जो है न्यायालय उस सीमा तक उस विधि को, उस कानून को शून्य घोषित करती है। क्या करती है? शून्य घोषित करती है। एक आच्छादन का सिद्धांत है। आच्छादन का सिद्धांत का तात्पर्य है कि जब संविधान लागू हुआ तो बहुत सी ऐसी विधियां थी जो पहले से चल रही थी, तो उन विधियों को देखा गया कि वो मूल अधिकारों के खिलाफ हैं, तो आच्छादन का सिद्धांत रखा गया कि जो भाग 3 में मूल अधिकार वर्णित है, यदि कोई विधि उसके असंगत है तो मूल अधिकार उन विधियों को ढक लेगा, उनको प्रभावहीन कर देगा। तो मूल अधिकारों जो पहले से चली आ रही विधियां, जो मूल अधिकारों से असंगत विधियां हैं, संविधान निर्माण से पहले की विधियां हैं, उन्हें मूल अधिकार ढक लेंगे। इसे ही हम लोग आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। पूछा जाता है आच्छादन का सिद्धांत बाद में भी। तो ये आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है कि उस विधि को, उस कानून को ढक लेता है, अर्थात उसे प्रभावहीन कर देता है। ये
आच्छादन का सिद्धांत संविधान पूर्व विधियों के पश्चात और पूर्व निर्मित विधियां और संविधान निर्माण के बाद के भी निर्मित विधियों में भी ये ऐसे काम आच्छादन का सिद्धांत काम करता है। एक पृथक्करणीयता का सिद्धांत होता है। पृथक्करणीयता का सिद्धांत का मतलब है कि यदि कोई विधेयक पास हुआ, कोई कानून बना, कोई विधि बनी, तो कानून बनते ही यदि देखा गया कि उस पूरे कानून का, मान लीजिए इतना ये कानून बना और ये यहां से इतना, इस पार्ट ये मूल अधिकारों के असंगत है, तो ये मूल अधिकारों का असंगत है, तो इसे अलग करके न्यायालय इसको शून्य घोषित कर देगा। क्या करेगा? शून्य घोषित करेगा। अर्थात इसे ही पृथक्करणीयता का सिद्धांत करते हैं। जो भाग कानून का, विधि का जो भाग मूल अधिकारों से असंगत है, उस भाग को पृथक करके शून्य घोषित कर देगा। शेष भाग विधि के शक्तियों से प्राप्त लागू हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो असंगत और संगत दोनों पार्ट एक दूसरे से इतना जुड़े होते हैं, ऐसी अवस्था में न्यायालय पूरे विधि को, पूरे कानून को ही शून्य घोषित कर सकता है और ऐसे में कर देता है। तो दोस्तों, मूल अधिकारों के संदर्भ में बेसिक जो हमारी पृष्ठभूमि क्या रही, राज्य के अंतर्गत क्या चीज़ आती हैं, क्या नहीं आती हैं, और कौन से असंगत के संदर्भ, मूल अधिकारों का असंगत के संदर्भ में 3 जो ये सिद्धांत है, न्यायिक पुनरावलोकन है, आच्छादन का और पृथक्करणीयता का सिद्धांत, इनको हमने अच्छे से समझ लिया। दोस्तों, नेक्स्ट भाग में हम लोग भाग 16 में, भाग 15 में, भाग 16 में हम लोग मूल अधिकार एक तरफ आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक सबका एक एक करके अच्छे से अध्ययन करेंगे। भाग 16 में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे अधिकारों का हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। अनोद अकेडमी, नई किरण, नया सवेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।